घर की कंस्ट्रक्शन में लोग मोस्टली गलती करते हैं कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने में। कॉन्ट्रैक्टर का वो पुराना काम नहीं देखते हैं, जहाँ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं जो उनको प्राइस कम देता है। अगर वो प्राइस कम दे रहा है तो वो उसी क्वालिटी का काम आपको करके देगा। तो हमेशा घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करवाओ, आपको पहले तो मार्केट रेट पता कर लेना है कि अभी चल क्या रहा है, क्योंकि जो मार्केट रेट होगा उसी हिसाब से काम आपको देना है। और हमेशा कॉन्ट्रैक्टर वही हायर करना जिसका पहले काम आपने देखा हो, जिसका आपने फिनिशिंग देखी हो, क्वालिटी देखी हो, उसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करोगे तो आपका सही तरीके से काम होगा। नहीं तो ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं। ये सामने आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अनएक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये कॉमन मिस्टेक करके वो चले जाते हैं। और अगर आज आप 2024 में घर बनाते हो, वो 10 से 15 साल बाद उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका प्लास्टर निकलना लग पड़ता है और दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। मेंटेनेंस का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने में बचत की थी उससे 10 गुना ज़्यादा लग जाता है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ क्या किया गया, कॉलम है, ठीक है, कॉलम फुटिंग की जा रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, शटरिंग की जगह ब्रिक वर्क यूज करते हैं, ब्रिक यूज करते हैं, ब्रिक लगा देते हैं और उसमें कंक्रीट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक तो मेरे ख्याल में कोई खर्चा इसमें नहीं बच रहा। आपकी जो ब्रिक यूज कर रहे हो वो जब निकालोगे आधी टूट जाएगी, आधी खराब होगी, इसको लेबर साफ करने में लगेगी, वो जो उतना शटरिंग का खर्चा आपको पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें प्रॉपर ना आप वाइब्रेटर चला सकते हो, ना आप प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर सकते हो कि भाग नहीं जाए। और होता क्या है, हनीकॉम्ब निकलता है बाद में, कंक्रीट करना है, वहां प्रॉपर शटरिंग आपकी होनी चाहिए और प्रॉपर कॉम्पैक्शन आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। देखो आप देख रहे हो ये क्या हुआ है, ये घर की कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ पे डीपीसी नहीं की है, क्या डैम प्रूफ कोर्स नहीं किया है। और होता क्या, उससे अगर डैम प्रूफ कोर्स नहीं करते हो तो नीचे से आपने देखा होगा कोई 3 फुट के एरिया में या 1 मीटर के एरिया में आपका जो प्लास्टर है वो निकलने लग पड़ता है, थोड़े टाइम बाद पपड़ी बनने लग पड़ती है, जहां आपका पेंट निकलने लग पड़ता है, वो होता है डीपीसी प्रोवाइड नहीं किया। और डीपीसी क्यों प्रोवाइड नहीं करते, उसमें तो ज्यादा खर्चा नहीं होता है, ना कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, बस नॉलेज नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर इस चीज पे ध्यान देता है, ना आपको नॉलेज होता है। तो होता क्या है, ऐसी गलती हो जाती है। तो आपको जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो डैम प्रूफ कोर्स आपको जरूर करवाना है। भले आप कंक्रीट करवाओ, भले बिटुमिन यूज करो, भले कोई केमिकल वाटरप्रूफिंग केमिकल यूज करो। अगर ये सब चीजें यूज करोगे तो आपके नीचे से जो सीपेज होती है पानी की ब्रिक के थ्रू, वो होगी नहीं, ना आपके घर में पपड़ी बनेगी, ना ऐसे प्लास्टर निकलेगा। और एक रीजन और भी होता है प्लास्टर निकलने का, अगर जो प्लास्टर में सिल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, सिल्ट कंटेंट भी एक लिमिट तक होना चाहिए। जहां प्लास्टर में मिट्टी बहुत ज्यादा है, जहां प्लास्टर जो सीमेंट रेशो कम है, तो उस कारण से भी हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है, ऐसी गलती आपको नहीं होने देनी से। तो लेआउट अच्छे से हो गया तो हमारी फुटिंग अच्छे से बन गई। मतलब जब लेआउट कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि वो प्रॉपर मार्किंग हो, मतलब सही जगह हमारी फुटिंग आए। नहीं तो जब एक्सकवेशन कर लेते हैं, खुदाई कर लेते हैं, तो फुटिंग कहीं और होती है कॉलम की और खुदाई कहीं और होती है, और तब वैसे ही डाल देते हैं कंक्रीट और फुटिंग इसेंट्रिक हो जाती है। और इसेंट्रिक जब होगी, उसको डिज़ाइन वैसा किया नहीं है तो वो फेल ही होगी। तो आपको जब लेआउट करना है प्रॉपर तरीके से करना है तो बाद में ये वाली दिक्कत नहीं है। ये पहली गलती होती है जो आपके द्वारा और आपके ठेकेदार द्वारा की जाती है, ठीक है, इसको नहीं करना है। दूसरी चीज़, हर जो जगह है, मतलब सॉइल है, थोड़े मतलब लगा लो 500 मीटर बाद सॉइल चेंज हो गई होगी, इवन 100 मीटर बाद चेंज हो जाती है। तो आपको कभी भी वो लेके नहीं चलना कि उधर 3 मंजिल की स्टोरी बनी थी और उन्होंने 2 मीटर एक्सकवेशन फुटिंग की थी, 2 मीटर खड्डा किया था। ऐसा नहीं कर रहे हैं, हर एक सॉइल अलग है तो उसका प्रॉपर से। अभी मेरे ख्याल में अभी कोई घर की कंस्ट्रक्शन आपको बिना इंजीनियर के नहीं करवानी चाहिए। आर्किटेक्ट को मस्ट हायर करो, लाखों में पैसे लगते हैं, 10 से 20 हज़ार रुपया देने में कुछ नहीं है। अगर दोगे तो आपका घर ही स्ट्रांग बनेगा। जिसकी लाइफ 30 साल होने वाली थी उसकी 60 साल उम्र हो जाएगी घर की, और अर्थक्वेक में भी आपको बचा के रखेगा। तो आपको प्रॉपर डिज़ाइन लेना है कि कितने बाई कितने की लेंथ कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी, वो सब चीज़ें, उसकी गहराई कितनी रखनी है, वो सब चीज़ें वो एक इंजीनियर से आपको लिखवा लेनी है। और ये नहीं है, मतलब इंजीनियर, मेरे ख्याल में आर्किटेक्ट के पास जाओ, इंजीनियर के सामने इंजीनियर के पास नहीं जाना चाहिए, आर्किटेक्ट के पास जाओ जिसने इस चीज़ की पढ़ाई की है। बाकी इंजीनियर करते हैं डिज़ाइनिंग का कोर्सेज वगैरह, लेकिन आर्किटेक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सॉइल के हिसाब से करना है। मतलब जो जैसे जहाँ पानी वाले एरिया होता है, एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पे अलग फुटिंग आती है, ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ पे अलग फुटिंग आती है। हर चीज़ पे हमारे चैनल में वीडियो 1200 प्लस वीडियो है, इन्हीं चीज़ों पे है वो। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी आपको ध्यान रखनी है
कि जो पीसीसी करते हैं हम लोग, जो कंक्रीट यूज़ करते हैं, पहले तो मैंने देखा है कि पीसीसी करते नहीं है, ऐसी हालत की होती है जैसे सामने आप देख रहे हो ना, कि किस हिसाब की पीसीसी है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है पीसीसी का। जब इसमें सरिया रखोगे थोड़े टाइम बाद कंक्रीट हो गया, नीचे से जो पानी होगा ना रिस के ना सरिये में चला जाएगा, और जब सरिये में चल गया सरिया 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल बाद डिट्रॉइट ख़त्म हो जाएगा वो सरिया, तो वहाँ पे टेंशन को काउंटर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कंक्रीट कितना करेगा, जब लोड बढ़ेगा तो दिक्कत तो आएगी, नीचे बैठेगा वो, एकदम से घर तो नहीं टूटेगा लेकिन बैठेगा नीचे, और फिर बोलते हो कि थोड़े टाइम बाद क्रैक्स आ जाते हैं घर में, वो रीज़न होता है। तो आपको प्रॉपर पीसीसी करनी है, और लोगों में पीसीसी और आरसीसी का कोई इतना नॉलेज नहीं है, बस कंक्रीट है कंक्रीट डाल रहे हैं। देखो भाई जो पीसीसी है ना, 1:3:6, मतलब 1 में सीमेंट, 3 रेशो में आपकी सैंड और 6 रेशो में एग्रीगेट, ये हो गई पीसीसी। ये प्रॉपर से 75 mm, मतलब 3 इंच आपको करनी ही करनी है। कहाँ जहाँ भी मिट्टी पे सरिया बिछाने जाओगे वहाँ पे 1:3:6 का माल बना के डालना ही है मिनिमम, नहीं तो 1:2:4 का डाल दो, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का डालने। और जब आरसीसी करनी है, जिसमें भी सरिया आ गया, जिस कंक्रीट में सरिया आ गया वो आरसीसी हो गया हमारा, तो वहाँ पे M20 ग्रेड या M25 ग्रेड, ये ध्यान देना। M25 ग्रेड क्या हो गया, 1:2, मतलब 1 रेशो में सीमेंट, 1 बैग सीमेंट डालोगे, 1 बैग उसमें सैंड डालना और 2 बैग उसमें एग्रीगेट डालना, ये हो गया M25 का माल। और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, अगर फुटिंग में दोगे तो अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर होता है M20 का माल, 1:1.5:3, मतलब 1 बैग अगर सीमेंट डाल रहे हो, 1.5 बैग सैंड डालना और 3 बैग एग्रीगेट डालना, तो आपका M20 ग्रेड बन गया। और प्रॉपर से उसको मिक्स करो, जो जिस तरीके से वहाँ बनाया जा रहा होता है कंक्रीट, जो मिक्सर डाला होता है, तगारी पे तगारी, आपको कैलकुलेशन होती है कभी, तो इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर से पहले कैलकुलेशन लो, उस हिसाब से करो, बाकी यूट्यूब पे गूगल पे हर जगह पे ये कैलकुलेशन मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये हो गया, फिर वाइब्रेटर, वो चीज़ें तो हो गई, ठीक है। फिर जो आपका फुटिंग होता है, मतलब जैसे नीचे जाला बांधा जाता है, जो फुटिंग स्टील, बॉटम स्टील हम जिसे बोलते हैं, तो उसका भी प्रॉपर ध्यान रखो। इस तरीके से आपको नहीं प्रोवाइड करना है जैसे ये किया हुआ है, नीचे ईंटें रख दी और 200x200 पे प्रोवाइड कर लिया। प्रॉपर तरीके से होना चाहिए यार। फुटिंग दे रहे हो, किसी के पाँव बना रहे हो, पाँव अच्छे नहीं होगी, पूरी बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो फुटिंग में प्रॉपर एल दो उसको, पॉसिबल हो तो बॉक्स सेक्शन पूरा बॉक्स बनाओ, ठीक है, नहीं तो पंचिंग शेयर सुना ही होगा, ऊपर से लोड पड़ेगा तो जो फुटिंग होगी टूट जाएगी, बीच में से क्रैक आ जाएगा। जब नीचे क्रैक आ गया, ऊपर क्रैक आ गया, तो पूरा घर गिर गया। तभी वो 3-3 मंजिल की, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग गिर जाती है, क्योंकि उनकी फुटिंग की डेप्थ प्रॉपर नहीं होती और प्रॉपर से उसमें प्रोवाइड नहीं किया होता है। और जब भी आप फुटिंग करो, ऐसे तो ठीक है अगर आप स्क्वायर शेप या ट्रेपेजोइडल उसकी थिकनेस रख रहे हो 230 mm या 300 mm, लेकिन पॉसिबल हो ट्रेपेजोइडल बनाओ। ट्रेपेजोइडल क्या होगी, ऐसे इस तरीके की, और ये इसमें पंचिंग फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक अच्छी फुटिंग मानी जाती है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। ट्रेपेजोइडल फुटिंग अगर प्रॉपर डेप्थ में दी होगी, आपके घर को कहीं नहीं जाने देगी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होती है। और फिर जब सरिया खड़ा करना है कॉलम का फुटिंग में, तो उसको एल दो, चारों तरफ उसके कोने में एल निकले होने चाहिए। ऐसा नहीं करना है जैसे ये सामने देख रहे हो एक तरफ एल है, मतलब प्रॉपर से आपके एल जो है चारों कोने पे जाने चाहिए और वो पूरा प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस चीज़ को। और जब फुटिंग में कर रहे होते हैं, मोस्टली मैंने देखा है गलती करते हैं लोग कि ये जो शटरिंग होती है, ये कच्ची शटरिंग यूज़ करते हैं जिसमें ना वाइब्रेटर लगता है, मतलब अगर उसकी करेंगे प्लेट्स वगैरह लगा के या प्लाईवुड लगा के, तो उसको भी प्रॉपर सपोर्ट्स नहीं देते कि ये नाम का है, मतलब फिलअप हो जाएगा थोड़ा ही एरिया, तो उसको प्रॉपर शटरिंग करो, फिर उसमें वाइब्रेटर चलाओ, कॉम्पैक्शन होगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फुटिंग की लाइफ, उसकी स्ट्रेंथ 50 गुना बढ़ जाती है अगर आप 10 दिन उसकी तराई करोगे, अच्छे से पानी उसको पिलाओगे। अगर वो नहीं करोगे तो आपकी फुटिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फिर जब फुटिंग शूटिंग सब कुछ हमारा हो जाता है, फिर हम मिट्टी उसमें फिलिंग करते हैं। मिट्टी फिलिंग एकदम से मत करो, जो मिट्टी वहाँ पड़ी हुई है पत्थर वाली मिट्टी, उस पत्थर वाली मिट्टी को मत डालो। मुरम लाओ कहीं से, सैंड लाओ, उसको प्रॉपर 1 फुट डालते जाओ, कंपैक्शन करते जाओ। प्रॉपर पूरी कंपैक्शन, जब पूरी फिलिंग कर दी, रोलर मिलता है, कॉम्पैक्टर मिलता है, उसको दुड़ाओ उस पर, या फ्लडिंग करो, पानी डाल दो उसमें। तो इस तरीके से करना है। और जब प्लिंथ बीम करने जाओगे, प्लिंथ बीम आपको पूरे एक साथ, पॉसिबल हो एक साथ पूरा प्लिंथ बीम करो। जितने जॉइंट प्लिंथ बीम में होंगे उतने चांसेस होते हैं सेटलमेंट के। तो पॉसिबल हो शटरिंग काफ़ी ज़्यादा लाओ, और जब एक साथ करोगे तो अच्छा है, जॉइंट नहीं रहेगा। अगर टुकड़ों में भी करोगे तो प्रॉपर स्लोप में उस पार्ट को छोड़ो कि जॉइंट जब बने प्लिंथ बीम का, तो आप प्रॉपर से जॉइंट उसमें
नेक्स्ट यहाँ आप देख रहे हो ये गलती क्या है, ये हुई है गलती जो प्रॉपर जो सीमेंट रेशो नहीं होती है, और जब कॉलम को 17 से 20 घंटे पहले आप खोल दो, मतलब शटरिंग दूसरे कॉलम को लगानी है और सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हो फॉग पड़ी हुई है, तो मिनिमम आपको 24 से 48 घंटे रखना है यार कॉलम को। अगर आप पहले खोल दोगे तो ऐसा आपको दिखेगा कि जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो टूट जाते हैं और ऐसा कॉलम कुछ दिखता है। इस कॉलम का कुछ मतलब ही नहीं है ना जब इस पे लोड आएगा, क्योंकि इसमें क्रैक्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो पहले से इसमें क्रैक्स हैं, और जब इसमें लोड आएगा तो ये फेलियर की तरफ आपको ले जाएगा। जो जॉइंट बना है दोनों का, नीचे का कॉलम देखो और ऊपर का कॉलम, ये मेरे को लगता है ये ऐसा लग रहा है कि जो मिक्स रेशियो उसमें यूज की गई है वो M10 की यूज की है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि प्रॉपर मिक्स रेशियो कर रहा है नहीं कर रहा, भले आपका मटेरियल है लेकिन वो आलसपनी के माना ये कर देते हैं। यहां पे आप देख रहे हो ये गलती क्या है, यहां है कि यहां पे जो शटरिंग की गई है ना, वहां पे ब्रिक यूज की गई थी। देखो यहां प्लेट चिपकी हुई है, वहां पे शटरिंग ऑयल यूज नहीं किया होगा, कई जगह पे कुछ चिपका हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा लेबर जाती है, मानो नहीं मानो, इसमें इतनी लेबर आपको लगेगी सामान निकालने में जितना आप अच्छे से प्रॉपर शटरिंग करने में नहीं लगेगी। ये क्या होता है, क्यों होता है? ये होता है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से। आप सस्ते रेट में कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, वो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? जल्दी जल्दी काम निकालना, और इस चक्कर में वो ऐसी गलतियां कर देता है। तो जो आपको ये गलतियां नहीं करने देनी है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट इसी में गलती एक दिख रही है, आपको दिख रहा होगा स्लैब में डैम्पनेस जैसी दिख रही है। ये डैम्पनेस कैसे है? प्रॉपर से स्लैब में कॉम्पैक्शन, जब कंक्रीटिंग हो रही थी, जहां तो शटरिंग प्रॉपर से नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, कॉम्पैक्टर जो वाइब्रेटर होता है वो प्रॉपर से यूज नहीं किया होगा, तो डैम्पनेस दिखने लग पड़ी है। और ये डैम्पनेस धीरे धीरे बढ़ जाती है, और पूरे छत में डैम्पनेस जब आ जाएगी, जो आपका स्टील उसमें यूज किया गया होगा, वो अगर आपने 12 mm का किया ना, वो डिट्रॉइड होते क्रोजन उसको लग जाएगी, धीरे धीरे वो 6 mm का नहीं रहेगा, और फ्यूचर में वो क्लैप्स करने की कगार पे पहुंच जाता है। तो ये गलती को आपको नहीं होने देना है। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो पहले ही मेंशन कर देना है स्लैब में कि आपकी मिनिमम 6 mm की थिकनेस रखो, प्रॉपर वाइब्रेटर करो, प्रॉपर लीकेज हो नहीं। इसी में एक और नेक्स्ट गलती निकल आती है जब कर रहे होते हैं शटरिंग, तो उसमें जो होता है ना, देखो यहां आप दिख रहे हो स्लरी है जो निकल रही है, ये क्या हो रहा है? जो प्रॉपर गैप्स होते हैं प्लेट्स के बीच, या आपने कुछ भी यूज किया है शटरिंग के लिए, तो उसमें अगर प्रॉपर गैप हो नहीं हो, मतलब गैप को फिल नहीं किया हो, तो वो गलती हो सकती है। और नीचे आप सपोर्ट्स देख ही सकते हो, जो बल्लियां यूज की गई हैं उसके नीचे कितनी ब्रिक लगी है। ये तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सेटलमेंट नहीं हुई, लेकिन कभी कभार अगर लोड बढ़ जाए, जहाँ नीचे से कुछ हिल जाए, तो इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। तो जो आपको जो वर्टिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, जहां तो प्रॉपर लेंथ की वो हो, जहां प्रॉपर नीचे प्लेटफॉर्म बनाओ उसके ऊपर वो करो, जहां जो टेका आता है आजकल आयरन स्टील का बना होता है टेका, वो यूज करो, तो प्रॉपर से वो शटरिंग कहलाती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है जबकि घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। मैं कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में क्यों बोला था, ये कॉमन मिस्टेक ही है, ये हर जगह की होती है, और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चलता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, आप खर्चा कर रहे हो। यहां आप देख रहे हो कॉलम, जो बीम है हमारा, बीम के बीच कंडक्ट पाइप डाली हुई है, कोई स्टील नहीं है व्हाइट कलर का, ये कंडक्ट पाइप है। और कभी भी आपको कॉलम और बीम के अंदर कंडक्ट पाइप नहीं रखनी है, हॉलो सेक्शन बन जाती है और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां देख रहे हो ये शटरिंग रेडी है, मतलब कंक्रीट होने वाला है कल इसका, और आप गैप देख सकते हो। इस गैप में होगा क्या, जब कंक्रीट डाला जाएगा, जो इसमें सीमेंट मिक्स कर रहे हैं, मिक्स रेशियो बना रहे हैं, भले आप M25 बना रहे हो, M30 बना रहे हो, लेकिन जब सीमेंट ही उसमें से निकल जाएगा स्लरी बन के पानी के साथ, तो पीछे कुछ नहीं बचने वाला। तो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, प्रॉपर शटरिंग करनी है। हमेशा मैं बोलता हूं प्रॉपर शटरिंग आप करोगे तो ये फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहां हम देख रहे हैं क्या किया गया है, जो कॉलम यूज किया गया है, आप स्पेसिंग देख रहे हो कॉलम की, नीचे से जब कॉलम स्टार्ट होता है तो 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी है, यहाँ 1 फुट की स्पेसिंग दी हुई है। और ये घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, 1 फुट स्पेसिंग दी हुई है, रिंग आप देख रहे हो कितना, मतलब ऐसी गलतियां क्यों करनी है यार, प्रॉपर डिजाइन करवाओ हर चीज का। और अगर डिजाइन नहीं करवाना है तो कॉमन ये चीज पता है, कॉलम का जो नीचे से एरिया होता है, मतलब यहाँ लगा लो 1 मीटर, नीचे से ऊपर 1 मीटर कॉलम तक, सबसे ज्यादा चांसेस फेलियर के वहां होती है। तो वहां पे 150 mm से ज्यादा आपको, मतलब अगर थंब रूल फॉलो कर रहे हो तो 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर से डिजाइन कर रहे हो तो वो तो स्पेसिंग आपको मेंशन कर देगा। और यहाँ पे जो स्पेसिंग दिख रही है 150
mm, 200, 250, 300, 350, 1 फीट। तो इस हिसाब से अगर स्पेसिंग दोगे तो कॉलम किसी काम का नहीं है, वो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ये कॉमन मिस्टेक्स थी। आई होप आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आपके कमेंट की देरी है कि आप कमेंट करोगे सर ये अच्छी सीरीज लग रही है कि मिस्टेक्स हमें पता चलेगी घर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वो वीडियो ले आओ। तो मैं जरूर ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे सीरीज काफी अच्छी बन सकती है, क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक जो घर की कंस्ट्रक्शन में की जाती हैं वो आपको पता होने चाहिए। अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ सिविल साइट विजिट में मिलेंगी, वो भी फ्री में।